तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पुनः आज का सेशन। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज हमारे पास देखिएगा सिंक्रोनस मशीन जहां पे बात होती है बहुत डिफिकल्ट लगता है और मैक्सिमम बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड जो होती है कि सर सिंक्रोनस मशीन करा दो, वाई सिंक्रोनस मशीन करा दो कि सिंक्रोनस मशीन अपने आप में बहुत तगड़ी मशीन है और मैक्सिमम बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो सिंक्रोनस मशीन को लेके होता है, क्योंकि इसमें यह होता है कि सर इसमें विजुअलाइजेशन करना होता है और 3D में थोड़े से चीजों को सोचना पड़ता है, तो बच्चे उतना सोच नहीं पाते हैं, इसलिए सिंक्रोनस मशीन उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यू आर पार्ट ऑफ मास्टर प्लस एजुकेशन, ऐसा अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं बना है जिसे मास्टर प्लस एजुकेशन ने सिंपल फॉर्म में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया है। ओके, तो आज हमारे पास सिंक्रोनस मशीन की बारी है। जैसे हमने बाकी के सब्जेक्ट किए हैं वैसे आपका सिंक्रोनस मशीन भी उसी तरीके से उसी अंदाज में सिंपल वे में अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोला था मास्टर प्लस एजुकेशन का एम यही है कि आपको टेक्निकल ना लगे, आपको इजी सब्जेक्ट लगे। ओके, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में जानकारी लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सेशन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मशीन में पढ़ाऊं उसके लिए फर्स्ट सेशन मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज आपको ये सेशन समझ में आएगा तो आप समझ जाएगा कि आप सिंक्रोनस मशीन क्या पूरी मशीन आप अच्छे तरीके से समझ लोगे। मैक्सिमम बच्चों को सिंक्रोनस मशीन को लेके बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब इसको पढ़ के निकलोगे तब आपको पता लगेगा कि सर वाकई में सिंक्रोनस मशीन जैसी हवा बना रखी है ना वैसी डिफिकल्ट मशीन नहीं है। सिंक्रोनस मशीन बहुत ही इजी मशीन है जिसे हम अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग अपन बेटर कर सकते हैं सिंक्रोनस मशीन को लेके। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूं, थोड़ा सा सबसे पहले मैं ब्रीफ में इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि सिंक्रोनस मशीन, आप यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन होती है जैसे कि आपने डीसी मशीन पढ़ा, तो डीसी मशीन के अंदर आपके पास क्या था। इन केस ऑफ डीसी मशीन में थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा कि आप पिक्चर दिमाग में बिठा पाओ। अगर आप जब डीसी मशीन पढ़ रहे थे मेरे भाई, जब आपने डीसी मशीन पढ़ा था, ओके, तो डीसी मशीन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में क्या आया था कि सर इसके अंदर एक तो जनरेटर होता है और एक हमारे पास एक मोटर होता है, ऐसा ही कुछ आया था। सेम इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक आपके पास आने वाला है अल्टरनेटर, एक आपके पास क्या आने वाला है अल्टरनेटर, और एक आने वाला आपके पास मोटर, जिसको आप बोलते हो सिंक्रोनस अल्टरनेटर। क्वेश्चन तो इसके एक एक पॉइंट पे ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा ना तो प्रत्येक पॉइंट पे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अल्टरनेटर और दूसरे का नाम आपके पास सिंक्रोनस मोटर। अब प्रॉब्लम यहां पे बच्चों के दिमाग में यहीं पे सबसे बड़ा डाउट आ जाता है कि सर जो जनरेटर होता है ये करता क्या है। मेरे भाई, जनरेटर का काम आपने डीसी मोटर मशीन के अंदर पढ़ा, क्या करता था सर, दिस इज अ कन्वर्टर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही काम करता था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही काम यहां पे करता था। अब देखिएगा, अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर के केस में क्या होता था सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, यही आपके पास कन्वर्जन का काम होता था मोटर का। अब यही चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि आपके पास मोटर होगा, भले वो सिंक्रोनस मोटर हो या आपके पास डीसी मशीन का मोटर हो, तो यहां पे इसका भी मोटर वही करेगा सर, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू आपके पास मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ गया। अब सर यहाँ पे बात, यहाँ पे अल्टरनेटर, अल्टरनेटर देखो, अल्टरनेटर क्या करेगा सर, अल्टरनेटर वही काम करेगा जो यहाँ पे जनरेटर कर रहा था। तो सर ये भी हमारे पास मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्जन करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आई बच्चों के दिमाग में कि सर इसको अल्टरनेटर क्यों बोला, फिर इसको जनरेटर क्यों नहीं बोला, यही पे सबसे बड़ा डाउट आया। देखो मेरे भाई, इसको हम अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं और इसको जनरेटर क्यों बोलते हैं, इसका भी आप एक अच्छे तरीके से मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं। सर देखो, आपने डीसी जनरेटर पढ़ा, तो डीसी जनरेटर क्या करता है कि सर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका एसी भी हो सकता है, ये आपका डीसी भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है इन केस ऑफ जनरेटर, एसी और डीसी दोनों हो सकता है। बट अगर आप किसी भी चीज का नाम अल्टरनेटर दे रहे हो तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट करेगा तो आप उसे ओनली
आउटपुट में आपको एसी ही मिलेगा, ना कि डीसी मिलेगा। बट जनरेटर से आप एसी और डीसी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट दे सकते हो, बट अल्टरनेटर से आप आउटपुट में आप डीसी नहीं दे सकते हो, ओनली एसी दे सकते हो। इसीलिए हम सिंक्रोनस जनरेटर को जनरेटर ना पढ़ के उसका नाम देते हैं अल्टरनेटर। बात समझ में आ गया कि आपको जनरेटर और अल्टरनेटर के बीच में थोड़ों में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गई होगी। बात क्लियर? एक एक पॉइंट को समझेंगे, चीजों को रिलेट कराने की कोशिश करेंगे जो आपने डीसी मशीन में पढ़ा है। बस आपके दिमाग के दरवाजे खुले हुए होना चाहिए। किसी भी बच्चे के दिमाग के दरवाजे अगर बंद है तो उसको थोड़ी देर के लिए खोल दीजिएगा। ओके, लिखना कुछ भी नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आपने अपना दिमाग ऑन रखा ना मेरे भाई, इतना गजब का आपको समझ में आएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। सिंक्रोनस मशीन, और क्या गजब की मशीन है यार। सबसे अगर मैं बोलूं ना कि अगर पढ़ाने के लिए अगर सबसे पहले मुझे मौका मिले तो मैं सिंक्रोनस मशीन ही पढ़ाऊं, लेकिन बच्चों के कंसेप्ट वहां से बिगड़ जाते हैं पूरे के पूरे। डायरेक्टली सिंक्रोनस मशीन कोई नहीं पढ़ा सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। इसको वही पढ़ सकता है जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं, वो तो कत्ते भी इसके बारे में जान भी नहीं सकता जिसके कंसेप्ट बहुत बुरे हैं। ओके, इसलिए सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन नहीं पढ़ाई जाती। डीसी मशीन के बाद आप सिंक्रोनस भी पढ़ सकते हो, इंडक्शन भी आप पढ़ सकते हो। पहला कंपैरिजन आपके दिमाग में बैठ गया, चलो अच्छी बात है सर। हमने यहां पे जो कंपैरिजन किया वो डीसी मशीन और आपके पास सिंक्रोनस मशीन के अंदर थोड़ा सा किया और वो बात आपके दिमाग में बैठी होगी। अब सर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस सिंक्रोनस मशीन का कंपैरिजन किससे करने जाता हूं, इंडक्शन मशीन से करने जाता हूं, तो सर देखिएगा अगर आप इंडक्शन मशीन से करने जाओगे तो आपका जो सिंक्रोनस मशीन है, मतलब दिस इज अल्टरनेटर, इसका जो यूज होता है वो जनरेटिंग साइड में होता है, जबकि हमारे पास जो इंडक्शन मशीन होती है उसका जो यूज होता है वो लोड साइड में होता है। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्या बोला मैंने कि सर हमारे पास जो इंडक्शन मशीन है उसका यूज हम लोड साइड में करते हैं, जबकि हमारे पास सिंक्रोनस मशीन दिस इज अल्टरनेटर, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, जनरेटिंग साइड में करते हैं। यह सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इंडक्शन मशीन और आपके पास सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो यहां पे अगला पॉइंट हमारे पास ये भी बन जाता है, अगला पॉइंट हमारे पास ये भी बन जाता है। ओके, इंडक्शन मशीन यूज्ड इन लोड साइड, इन लोड साइड, जिधर आपके पास लोड होगा जहां पे यूज कर रहे होंगे। ओके, लोड साइड। बट सिंक्रोनस मशीन यूज्ड इन जनरेटिंग साइड। बात समझ में आ गया, जनरेटिंग साइड। चलो एक एक पॉइंट समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा, बस ध्यान से मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा हमारे पास है ना सर, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम स्टेटर बोलते हैं। जैसे कि ये दो बंदे आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना भैया? तो यहाँ पे देखो, ये बाहर का जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ स्टेटर पार्ट। स्टेटर पार्ट किसे बोलते हैं, जो स्टेशनरी हो। रोटेटिंग पार्ट किसे बोलते हैं, जो रोटेटिंग हो। तो सर हमारे पास अगर हम बात करते हैं ना सर बाहर के पार्ट की, दिस इज अ स्टेशनरी पार्ट, अंदर का पार्ट रोटेटिंग पार्ट होता है। तो सर यहां पे हम इसको स्टेटर बोलते हैं और इंडक्शन मशीन के अंदर भी बाहर वाले पार्ट को स्टेटर बोलते हैं, बट इन केस ऑफ डीसी मशीन योक बोलते हैं। और इसका डिफरेंस भी मैंने आपको डीसी मशीन में ही पढ़ाया था। तो भाई साहब आपके सामने क्या बोला कि सर इसका जो ये पार्ट होता है ना ऊपर वाला जो स्टेशनरी होता है वो स्टेटर बोलते हैं, इंडक्शन मशीन वाले को भी स्टेटर बोलते हैं। तो अगला पॉइंट यहां पे आता है कि सर जो इंडक्शन मशीन होती है और जो आपके पास सिंक्रोनस मशीन होती है दोनों का स्टेटर सेम होता है। क्या बोली मैंने बात बोली कि सर इंडक्शन मशीन होती है और जो सिंक्रोनस मशीन होती है दोनों का स्टेटर सेम होता है, ओनली जो डिफरेंस होता है वो रोटर में होता है। बात दिमाग में बैठ गई? तो आप यहां पे लिखोगे कि सर हमारे पास इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन स्टेटर आर सेम बट रोटर डिफरेंट। क्लियर? रोटर डिफरेंट। देखो आप यहां पे जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हो तो आपकी तीन मशीनें एक साथ चल रही है, इंडक्शन भी साथ में चल रही है, डीसी भी साथ में चल रही है और सिंक्रोनस खुद अपने साथ में चल रही है। तो इसीलिए बच्चों रिलेट नहीं कर पाते इसके बारे में, लेकिन ये एक
टीचर की कला होती है, एक टीचर पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे और कहां पे कौन सी चीज बताना है तो बच्चे के दिमाग में चीजें बैठ जाए, वो एक टीचर पे ही डिपेंड करता है। ओके, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना लगा दूंगा और आपको सिंक्रोनस मशीन को इजी करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा और आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे सिंक्रोनस मशीन का बनने वाला है। ओके, देखिएगा हमारे पास ये इतने पॉइंट हमने समझा दिए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे तरीके से हमको समझ में आया। तो अभी तक हमारा ये कंपैरिजन चल रहा है और हमको ये भी पता चल गया कि सर हमारी जो सिंक्रोनस मशीन होगी वो सप्लाई साइड मतलब जनरेटिंग साइड में यूज होगी, इंडक्शन मशीन आर यूज इन लोड साइड। ओके, चलेगा। अगर हमारे पास अगली मैं बात करूं ना सर, यहां पे रेटिंग की बात करता हूं, रेटिंग की बात करता हूं, रेटिंग, चले बढ़िया बात है सर, रेटिंग। ओके, अगर रेटिंग की बात करता हूं ना मेरे भाई कि इनकी सर रेटिंग क्या होती है, सर देखो हमारे पास 3 मशीन है, एक हमारे पास डीसी मशीन है, एक हमारे पास डीसी मशीन है, एक हमारे पास डीसी मशीन है, एक हमारे पास सिंक्रोनस मशीन है, एक हमारे पास सिंक्रोनस मशीन है, एक हमारे पास इंडक्शन मशीन है। अगर तीनों की रेटिंग की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो डीसी मशीन की किलोवाट के अंदर आपके पास रेटिंग होती है, ठीक है, मतलब दिस इज अ एक्टिव पावर की रूप में इसकी रेटिंग होती है। किलोवाट मतलब दिस इज अ एक्टिव पावर, दिस इज अ एक्टिव पावर, एक्टिव पावर मेरे भाई, एक्टिव पावर। ओके, दिस इज अ एक्टिव पावर में इसकी रेटिंग होती है, किसमें, एक्टिव पावर में इसकी रेटिंग होती है। बहुत बढ़िया। सिंक्रोनस मशीन की रेटिंग की बात करता हूं तो जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है वही सिंक्रोनस मशीन की रेटिंग होती है। तो इसकी रेटिंग क्या होती है वो भी जान लीजिएगा कि इसकी रेटिंग जो होती है वो केवीए होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। अब यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है मेरे भाई, आपके पास देखो ये ट्राइंगल रूल तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर हमारे पास ये एक्टिव पावर होती है, ये रिएक्टिव पावर होती है, ये हमारे पास एपरेंट पावर होती है, ये हमारे पास जो होता है यहाँ पे थीटा होता है, इसको क्या लिखते हो, वी आई कोसो फाई लिखते हो कि नहीं लिखते हो। रिएक्टिव पावर को क्या लिखते हो, वी आई साइनो फाई लिखते हो कि नहीं लिखते हो। और ये आपके पास क्या लिखता है, वी इंटू आपके पास आई लिखते हो। सर देखो हमारे पास अगर ये इसकी जो रेटिंग की बात करोगे तो एक्टिव पावर का रेटिंग क्या होता है, किलोवाट होता है, इसका रेटिंग क्या होता है, केवीएआर, केवीएआर रिएक्टिव पावर, और आपके पास इसका रेटिंग क्या होता है, केवीए। तो मेरे भाई यही रेटिंग आपके पास ट्रांसफॉर्मर की थी और यही रेटिंग आपके पास सिंक्रोनस मशीन की होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, किलोवाट और एमवीए, हाँ बिल्कुल, आप देखो केवीए भी लिख सकते हो, एमवीए भी लिख सकते हो। एमवीए क्यों, दिस इज अ मेगा, के का मतलब किलो, तो एमवीए भी रख सकते हो, केवीए भी रख सकते हो, लेकिन आपकी जो रेटिंग होती है वो आपकी वोल्ट एम्पियर में होती है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट एक्टिव पावर, ओके, क्योंकि दिस इज जनरेटिंग पावर, पावर को जनरेट करती है। इंडक्शन मशीन की अगर रेटिंग की बात करते हो तो इसकी रेटिंग होती है हॉर्स पावर, क्या होती है बेटा, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो ये कंपैरिजन आपके दिमाग में बिठाते जाओ, अच्छा इतने इतने कंपैरिजन है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए। आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है मेरे भाई जेईई में रेटिंग से ही पूछ लेता है, बच्चों को रेटिंग ही नहीं पता होता कि क्या रेटिंग होती है। ओके, अब देखिएगा सर हमारे पास देखिएगा जैसे ये सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट मेरा बेकार नहीं है मेरे भाई, एक एक पॉइंट को समझते चलो, अच्छे तरीके से दिमाग में रिकॉल करते रहो, अच्छा अच्छा ऐसा होता है। मैं बोल रहा हूं ना, चीजें आपकी आसान हो जाएगी, चीजें आपकी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर हमारे पास इतनी बातें हमने कर ली है, रेटिंग तक की हमने बातें कर ली है, किस किसकी क्या रेटिंग होती है। अब सर देखो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, हमारे इंडिया में पावर का जो जनरेशन होता है, तो आपको पता है कि पावर का जनरेशन कभी भी डीसी में नहीं होता है, पावर का जो जनरेशन होता है वो एसी में होता है। अगर पावर का जनरेशन एसी में होता है तो इंडिया के अंदर कितना हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर जनरेट होता है, फटाफट सारे बच्चे चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इंडिया के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ के आपके पास पावर जनरेट होता है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए कितना पावर जनरेट होता है। ओके, इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया जनरेट, जनरेट कितना, कितना होता है मेरे भाई, इन इंडिया जनरेट 11 के पावर सिस्टम पढ़े हो ना, 11 केवी आपका जनरेट होता है, जनरेट 11 केवी। और ये भी आपका एसी होता है ना कि डीसी, जो भी पावर जनरेशन होता है वो एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। ये पता नहीं गधा आया 765 कहां से आया, ठीक है। तो हमारे पास है 11 केवी हमारे पास क्या होता है, जनरेट होता है। दूसरी बात देखो, जनरेशन की बात चल रही है, पावर को जनरेट कर रहे हो, पावर को जनरेट कर रहे हो आप लोग, बात समझ में आया, पावर को आप जनरेट कर रहे हो,
तो 11 केवी हमारे पास जनरेट होता है इंडिया के अंदर। लेकिन सर हमने तो कभी कभी देखा है 33 केवी देखते हैं, हमने 66 केवी देखा है, 132 केवी देखा है, 400 केवी देखा है, 765 केवी देखा है। तो सर ये इतना केवी कहां से लेके आते हैं मेरे भाई? वो ट्रांसमिट कराया जाता है। इसके आगे है ना, देखो आपके पास यहाँ पे, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक पॉइंट। देखो सर हमारे पास, देखो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे जनरेट करते हो, यहाँ पे आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है। ओके, इधर आपके पास लोड लगा हुआ है। ओके, लोड साइड में आप इंडक्शन मशीन वगैरह सब कुछ यूज करते हो, आप भी लोड ही हो। ओके, आपके घरों में जो यूज किया जाता है। अब सर देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास है ना 11 केवी जनरेट होती है। कितनी होती है? 11 केवी हमारे पास जनरेट होती है। अब सर देखिएगा कि यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मर लगाते हो। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगाते हो, कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाते हो, स्टेप अप आप ट्रांसफॉर्मर लगाते हो। तो ये 11 केवी को, 11 केवी को जितने में आपको स्टेप अप करना है उतने में ये स्टेप अप कर देता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टन्स। इधर कितने टन्स है, इधर कितने टन्स है। अगर आपको 33 केवी लेके आना है तो 33 केवी भी आप ला सकते हो और उसे ट्रांसमिट कर सकते हो। ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई। बात समझ में आ गया? अब भाई साहब हमारे घरों में उसको हमारे पास यूज भी करना है। अब देखिएगा हमारे पास उसको यूज भी करना है। अगर उसको हम यूज भी कर रहे हैं तो इधर हमारे पास क्या लगेगा मेरे भाई? इधर हमारे पास ये स्टेप डाउन लगेगा, स्टेप डाउन लगेगा। ओके, और ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगेगा और यहां से आप उसे क्या कर दोगे? स्टेप डाउन कर दोगे और यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बात समझ में आ गया? फिर फाइनली अगर मैं बात करूं, आपने पावर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि पावर सिस्टम इज नॉट माय पार्ट। ओके, फिर भी मैं थोड़ा सा पावर सिस्टम का थोड़ा हिडिंग दे रहा हूं। यहाँ पे आपका, ये मैंने बोला ना, यहाँ पे आपके पास जनरेट होती है। ओके, कितना हो गया? 11 केवी। जितना आपको स्टेप अप करना है उतना आप लोग स्टेप अप कर सकते हो। ओके, और यहां से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके घरों में, हमारे घरों में हम 220 से लेके 230 वोल्टेज तक हम यूज करते हैं। ओके, जो कि आपके पास सिंगल फेज में हमारे पास आ जाते हैं। बात समझ में आ गया? ये बात आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गई और आपके पास यहाँ पे ये इतना ट्रांसमिट होता है। डाउट और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में क्रिएट होते हैं कि सर जब हमारे पास इतना पावर, हमारे पास 11 केवी जनरेट हो रहा है और हमको यूज इतना करना है हमारे घरों में, तो सर आप उसको ट्रांसमिट क्यों करा रहे हो? आप तो डायरेक्टली सर उसको यूज करो ना, ट्रांसमिट कराने की कहां जरूरत है मेरे भाई? अगर इसको आपने यूज किया ना तो आपका घर तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद भी ब्लास्ट हो जाओगे। ऐसा क्यों? इसके अंदर इतने खतरनाक लॉसेस होते हैं ना कि इसको डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इसलिए आपके पास जितने भी पावर प्लांट होते हैं, भले वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, भले वो थर्मल पावर प्लांट हो, जब वो जनरेट करता है ना तो उसके बाद उसको ट्रांसमिट कराना बहुत जरूरी होता है। अगर ट्रांसमिट नहीं कराया ना तो मेरे भाई आप डायरेक्टली यूज करने लग गए ना तो आपके भी चिथड़े उड़ जाएंगे और आपके घरों में जितनी मशीनें, टीवी, सब कुछ जो भी लगे हैं सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। ओके, तो इसीलिए हम 11 केवी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलो, बात समझ में आया? इतनी बात सभी बच्चों की क्लियर? मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा पावर सिस्टम का हिंट दिया कि आपका जनरेटिंग साइड में आपका अल्टरनेटर यूज होता है, जबकि लोड साइड में आपका इंडक्शन मशीन को आप यूज करते हो। तो मैंने ये चीजें आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर दी हैं। बात समझ में आ गया? चलो एक एक करके हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। देखो, हमने एक बात पहले ही बोली थी कि सर हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास जो होता है ना, जो कोई सी भी मशीन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो तो ठीक है, आपके पास डीसी मशीन हो तो ठीक है, आपके पास सिंक्रोनस मशीन हो तो ठीक है, आपके पास इंडक्शन मशीन हो तो ठीक है। अगर आपके पास कोई सी भी मशीन हो, कोई सी भी मशीन हो, तो आपकी हर मशीन एक ही लॉ पे वर्क करती है जिसका नाम होता है फेराडे लॉ। क्या? फेराडे लॉ। ऑल मशीन वर्किंग प्रिंसिपल सेम फेराडे लॉ। तो इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल वही रहने वाला है, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पे। ओके, तो आप बोलोगे सर ऑल मशीन बेसिक प्रिंसिपल सेम फेराडे लो, सेम फेराडे लो। ओके, बात समझ में आया? जितनी भी मशीन है सभी मशीन्स का
फेराडे सॉरी जितनी भी मशीन है सबका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, सेम ही होता है। बेसिक प्रिंसिपल यहां पे ऐसा लिख दो, ऑल मशीन वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये बात बताओ, इतनी बातें हमने आपको समझाई, ये आपके दिमाग में और आपके भेजे में अच्छे तरीके से बैठ गई क्या? बैठ गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये तो कोई सुनी सुनी बातें बताई है मैंने, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं बताई है। अभी छोटी छोटी बातों से हम इतना बड़ा कंसेप्ट बना लेंगे और आपको आने वाले टाइम में सारी मशीन भूल सकते हो, लेकिन सिंक्रोनस मशीन शायद आप कभी ना भूलोगे। ओके, इतनी आसान और इतनी फीलिंगफुल मशीन है, शायद मैं इसके बारे में तो क्या बताऊं, इसके बारे में तो अपने लिए अपने पास कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करते हो ना, ओके, सिंक्रोनस मशीन की बात करते हो तो दिस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्ट। ओके, दिस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्ट। ओके, दिस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्ट। आप बोलोगे कि हमारे पास सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्ट। ये सेल्फ स्टार्ट मशीन नहीं होती है। ओके, इज नॉट सेल्फ स्टार्ट। ओके, बात समझ में आ गया? सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्ट, इज नॉट सेल्फ स्टार्ट। हमारे पास ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। चलो बढ़िया बात है, अगर आपके पास सिंक्रोनस मशीन आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो सर नॉट सेल्फ स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कौन चाहिए? तो हमको इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए हेल्प किसकी? प्राइम मूवर की। ओके, तो आप लिख सकते हो विद हेल्प ऑफ प्राइम मूवर वी हेल्प ऑफ with help of prime mover start the synchronous machine। बात समझ में आ गया? चलो, आपको यहां पे प्राइम मूवर की हेल्प से सिंक्रोनस मशीन को स्टार्ट करना है। अब सर ये व्हाट इज अ प्राइम मूवर, हमारे पास तो डाउट ये भी है सर, प्राइम मूवर क्या है? प्राइम मूवर क्या है? प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। ओके, प्राइम मूवर। ओके, अगर प्राइम मूवर की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो प्राइम मूवर क्या है? जो आपके टरबाइन होते हैं ना, टरबाइन। ओके, टरबाइन आपने सुने होंगे, सर ने बताए होंगे आपके पास कैप्लान टरबाइन, दिस टरबाइन, ओके, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। ओके, जो टरबाइन होते हैं ना वही आपके पास क्या होते हैं? प्राइम मूवर होते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो सर, आपको ये दो बंदे दिख रहे होंगे, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। आप बताओ, इसको क्या घर वरों में तो इस मशीन को यूज नहीं करोगे? पावर को जनरेट करने के लिए आप इस मशीन का यूज करोगे। बहुत बढ़िया बात है सर, इसको हम पावर को जनरेट करने के लिए इस मशीन का हम यूज करेंगे। अब देखो, अब मशीन में आपके रोटर होंगे और स्टेटर होंगे। तो सर ये आपके पास बीच में रोटर के लिए तो जगह खाली छोड़ रखी है, देखो बीच में जगह खाली है आपके पास। रोटर के लिए तो पूरी जगह ही खाली है, बीच में तो कुछ है ही नहीं सर, है ना? लेकिन ऊपर आपके पास दिख रहा होगा आपको, ऊपर आपके पास ये स्टेटर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? अच्छा, ये जो ऊपर स्टेटर वाला पार्ट है ना, इस पे क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है। क्या होती है मेरे भाई? आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा, और जो ये अंदर रोटर रखोगे ना, आज नहीं तो कल रोटर रखोगे, उस रोटर पे क्या होती है कि फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या बोला मैंने? जो रोटर रखोगे अंदर, उस पे क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। जो बाहर वाला स्टेटर वाला पार्ट होता है, उस पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अच्छा, बढ़िया। देखो, यही बात मैं यहां पे थोड़ी सी करना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। मेरे पास ये रोटर है, ऐसे इस रोटर को सेल एंड पोल टाइप रोटर बोलते हो। ये रोटर आप सिंक्रोनस मशीन में यूज करोगे, है ना? अभी रोटर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम पे याद रखेंगे। सिर्फ इतना याद रखो, ये रोटर है और ये बाहर आपके पास स्टेटर है। और स्टेटर पे आपको छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, देखो स्टेटर पे ये दिख रहे हैं ना, तो ये आपके पास आर्मेचर के कंडक्टर हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो आर्मेचर के कंडक्टर हैं। ये क्या है मेरे भाई? आर्मेचर के कंडक्टर हैं। चलो बढ़िया बात है, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। तो आर्मेचर कंडक्टर को इन्होंने कहां पे रखा है? स्टेटर पे रखा है। अच्छा, और सर ये हमारे पास है ना, दूसरी बात यहां पे देखिएगा, ये जो रोटर है, रोटर पे ये डीसी लगा रखी है आपने, डीसी करंट जा रहा है, और ये डीसी जाएगा तो यहां पे देखो नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, यहां पे साउथ पोल क्रिएट हो रहा है।
तो ये जो पोल है ना, दिस इज अ फिक्स पोल। कौन सा पोल? दिस इज अ फिक्स पोल। ये यहां पे जो रोटर पे लगा रखी है ना, ये जो हमारे पास रोटर पे वाइंडिंग है, दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग। ओके, ये कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। लिख भी रखा है यहां पे, दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओगे कि फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएगा मुझे कि फील्ड वाइंडिंग का वाकई में काम क्या होता है सर। ये चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये छोटी छोटी चीजें भी ना पता हो। ओके, जल्दी बताओ फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? जल्दी बताइए भैया। यस, फील्ड वाइंडिंग का काम होता है सर फ्लक्स को क्रिएट करना। ये होता है ना, फ्लक्स को क्रिएट करने का काम होता है सर। अच्छा, तो सर ये फील्ड क्रिएट करती है मतलब? हाँ, जो फील्ड वाइंडिंग है ये फील्ड क्रिएट करती है मेरे भाई, फील्ड क्रिएट करती है। अच्छा, फील्ड क्रिएट करती है, बढ़िया बात है। क्या करती है मेरे भाई? फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है मेरे भाई? आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है? जल्दी बताओ, आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है? तो आप बोलोगे सर आर्मेचर वाइंडिंग पावर का डेवलपमेंट करती है सर। तो ये जो आर्मेचर कंडक्टर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेटर। तो यहां पे क्या होगा? पावर डेवलपमेंट। क्या होगा मेरे भाई? पावर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया बात है। अब आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, थोड़ा डीसी मशीन में जाने की कोशिश करना। डीसी मशीन का डायग्राम पिक्चर दिमाग में लाओ। आप देखोगे कि वहां पे फील्ड वाइंडिंग रोटर पे नहीं थी, रोटर पे आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग थी, और आपका आर्मेचर रोटर पे था, और आपकी फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे थी इन केस ऑफ डीसी मशीन। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा बदल दिया मेरे भाई। फील्ड वाइंडिंग आपकी कहां पे हो गई? रोटर पे हो गई। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे हो गई मेरे भाई? स्टेटर पे हो गई। तो अब देखो मेरे भाई, जो पावर का डेवलपमेंट होगा ना, वो रोटर पे नहीं होगा। पावर का जो डेवलपमेंट होगा वो स्टेटर पे होगा। बात समझ में आया? तभी तो मैं आपको डीसी मशीन में बोलता था कि मेरे भाई आर्मेचर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आर्मेचर हमेशा घूमता है। आर्मेचर का मतलब ये होता है कि वो हमेशा पावर डेवलप करता है, एसी डेवलप करता है। कौन सा? एसी डेवलप करता है, पावर डेवलप करता है। क्लियर? और फील्ड वाइंडिंग फील्ड क्रिएट करती है। तो जितना भी पावर आपका डेवलपमेंट होगा वो आपका स्टेटर पे होगा, ना कि रोटर पे होगा। बात क्लियर? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? तो सर हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और मस्त आनंद लेते हैं इस मशीन का। क्या मस्त और कितनी गजब की मशीन है यार, मजा आएगा। ओके, अब देखिएगा सर, हमारे पास यहाँ ना we have we have we have two type of winding, two type of winding, two type of winding। टू टाइप की हमारे पास क्या लेते हैं? हम वाइंडिंग लेते हैं। अब दो टाइप की हमारे पास यहां पे वाइंडिंग होगी सर। एक वाइंडिंग कौन सी है सर हमारे पास? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। और दूसरी वाइंडिंग हमारे पास कौन सी होगी? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी बेटा? फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग क्लियर? अब देखिएगा सर, हमारे पास यहां पे ये जो हमारे पास है आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है? पावर को डेवलपमेंट करना। कौन सी पावर? एसी। तो आप बोलोगे सर पावर डेवलप, डेवलप कौन सा? एसी। और फील्ड वाइंडिंग हमारे पास कहां पे क्या होगी भैया? हमारे पास फील्ड क्रिएट, फील्ड क्रिएट करने का काम करेगी। बात समझ में आ गया? आपको ऑलरेडी पता है कि सर हमारे पास आर्मेचर पे हमेशा एसी होता है, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, दुनिया की कोई सी भी मशीन हो, आर्मेचर पे हमेशा एसी होता है, ना कि डीसी होता है। बात समझ में आ गया? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपने फील्ड वाइंडिंग कहां पे रखी? आपने रखा कि सर फील्ड वाइंडिंग आपके पास ऑन रोटर। किसमें?
सिंक्रोनस मशीन के अंदर। किसमें? सिंक्रोनस मशीन में रोटर पे है, और जबकि ये कहां पे है? स्टेटर पे। कहां पे है? ये स्टेटर में। किसमें? सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन में। तो मेरे भाई आपने देखा कि सर जो रोटर है ना, उस पे आपके पास ये सॉरी रोटर पे आपने फील्ड वाइंडिंग की है, और आपने इसको सप्लाई कौन सा दिया है? डीसी दिया है। डीसी देके आपने फील्ड क्रिएट की है। क्या आप यहां पे एसी देके फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते थे? जल्दी बताइएगा, क्या आप एसी देके फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते थे? मुझे फटाफट सारे बच्चे बताइएगा कि क्या आप एसी देके फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते थे जो आपने यहां पे डीसी दिया? जल्दी बताओ। कर सकते थे, एसी देते तो भी कर सकते थे, बट वो आपके परमानेंट पोल नहीं होते, वो आपके वेरिएबल पोल होते, कभी ऊपर नॉर्थ कभी साउथ, कभी ऊपर नॉर्थ कभी साउथ। ओके, लेकिन हमको चाहिए थे परमानेंट पोल, ओके, ना कि आपके वेरिएबल पोल, तो इसीलिए हम डीसी देते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई। अब देखो सर, हमारे पास ये जो डीसी सप्लाई देते हैं, तो इस डीसी सप्लाई की वजह से हमारे पास जो क्रिएट होते हैं ना नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो आपके पास फिक्स्ड पोल होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? फिक्स्ड पोल हमारे पास क्रिएट होते हैं। चलो बढ़िया बात है, बात भी हमारे पास दिमाग में बैठ गई। अब देखो, सिंक्रोनस मशीन के अंदर आपने दो सप्लाई यूज की है, एक एसी भी यूज की है, एक आपने डीसी भी यूज की है। तो आपके पास दो सप्लाई जब यूज हो रही है, एसी और डीसी, तो क्या इस मशीन को आप डबली एक्साइटेड मशीन बोल सकते हो? जब आपके पास दो आपके पास सप्लाई यूज हो रही है, एसी एंड डीसी, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर इसमें डबल सप्लाई यूज हो रही है, एसी भी हो रही है, डीसी भी हो रही है, तो हम इस मशीन को डबली एक्साइटेड मशीन भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिएगा सर, हमारे पास ये बोल सकते हो कि, नोट करके लिख लो इसको। ओके, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन इज डबली एक्साइटेड मशीन, डबली एक्साइटेड मशीन, एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेड मशीन क्यों बोला? बिकॉज एसी एंड डीसी both are used, both are used। बात क्लियर? अगला हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि सर हमारे पास इसका अगर स्टेटर की बात करोगे, तो सर स्टेटर पे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है कि नहीं है? स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है, और अगर स्टेटर पे आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है तो एसी है, और एसी है तो सर वहां पे है ना सर आयरन लॉसेस होगा। अगर वहां पे आयरन लॉसेस होगा तो आयरन लॉसेस इक्वल्स टू हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। आयरन लॉसेस डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, तो सर एडी करंट लॉसेस होगा। अगर एडी करंट लॉसेस होगा तो सर हम इसकी जो कोर होगी ना स्टेटर की, वो सिलिकॉन स्टील की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? सिलिकॉन स्टील की बनाएंगे। बात समझ में आ गया? तो सर हमारे पास जो स्टेटर की जो कोर होगी ना, वो आपके पास स्टेटर किसका बना होगा? सिलिकॉन स्टील का बना होगा। बात समझ में आया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बट जो रोटर होगा ना, वो आपके पास स्टील का ही बना के आप काम चला लोगे। ठीक है, देखिएगा सिलिकॉन क्यों आप इसके अंदर रखते हो? सिलिकॉन से सर एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जाता है, इसलिए हम सिलिकॉन लगाते हैं। तो रोटर आप स्टील का बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको स्टेटर सिलिकॉन स्टील का ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, लेमिनेटेड तो होगा ही सही ना भाई। ओके, लेमिनेटेड तो करना ही पड़ेगा। देखिएगा सर, हमारे पास आप बोल दोगे सर स्टेटर, ओके, स्टेटर स्टेटर made up of सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। बात क्लियर? जो हमारे पास स्टेटर होगा वो सिलिकॉन स्टील का बना होगा, जबकि आपके पास जो रोटर होगा, रोटर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ स्टील। ध्यान रख लोगे? इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई है।
ठीक है, एक भी पॉइंट बेकार नहीं है, सारे पॉइंट आपको याद रखना है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आप ऐसे मतलब अलटप्पे में निकाल दो। अब देखिएगा सर, हमने एक बात बोली थी आपसे कि जितनी भी रोटेटिंग मशीन होती है, सभी रोटेटिंग मशीन के अंदर जो ईएमएफ आपका डेवलपमेंट होता है ना, वो डायनेमिकली ईएमएफ होता है, ना कि स्टैटिकली। बोला था कि नहीं बोला था, रोटेटिंग मशीन के अंदर। तो आप यहां पे भी वो बात बोल सकते हो ना, पुरानी चीजें रिपीट हो रही है, नई चीजें कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पुरानी चीजें से आप रिलेट कर रहे हो सिंक्रोनस मशीन को, कि सर इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायनेमिकली नेचर का होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो अगला पॉइंट, सर पॉइंट तो बनाते जाओ यार, पॉइंट तो कितने भी बन सकते हैं। तो सर देखिएगा, हमारे पास इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, synchronous machine, the induced EMF, the induced EMF, the induced EMF is a dynamically nature, dynamically nature। तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ कौन से नेचर का होगा, तो आप बोल दो सर डायनेमिकली नेचर का होगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सर देखिएगा, हमारे पास जो ईएमएफ जो डेवलपमेंट होता है ना, जो हमारे पास जो ईएमएफ का जो डेवलपमेंट होता है आर्मेचर पे, ईएमएफ जो होता है ना, दिस ईएमएफ, ईएमएफ की जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो रिलेटिव मोशंस पे डिपेंड करता है। किस पे? रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन किस किस के बीच में होना चाहिए, जल्दी बताओ मुझे, ये रिलेटिव मोशन किस किस के बीच में होना चाहिए, फटाफट सारे बच्चों मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। ईएमएफ जो डिपेंड करता है ना सर, वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। वो रिलेटिव मोशंस क्या होना चाहिए, फटाफट सारे बच्चे मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में, रिलेटिव मोशन किस किस के बीच में आपके पास होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर, रिलेटिव मोशन बिटवीन आर्मेचर, बिटवीन आर्मेचर, वाह गधे, आर्मेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी तो हमारे पास ईएमएफ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यही तो बात फेराडे ने बोली थी, हमने थोड़ी बोली है। फेराडे ने बोली थी कि सर हमको कंडक्टर दे दो और हमको मैग्नेटिक फील्ड दे दो और हम आपको ईएमएफ दे देंगे भाई साहब। तो यही तो बात आपके पास यहाँ पे, यही तो बोलना चाहता हूं कि ईएमएफ की डिपेंडेंसी हमेशा आर्मेचर और आपके पास, सॉरी आर्मेचर मतलब कंडक्टर, ओके, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया बात है। सर देखिएगा, अब जो हमारे पास जो रिलेटिव मोशंस होगा, आपका रिलेटिव मोशंस होगा वो किस किस के बीच में होगा, आर्मेचर और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हो जाएगा। अगर भाई साहब मैं यहां पे इसी ईएमएफ की मैं बात करता हूं ना सर, ईएमएफ की, जो ईएमएफ आपका क्या है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अब ये पता चल गया ना कि सर किस किस के बीच में रिलेटिव मोशन है, ओके। अब देखिएगा सर, हमारे पास यहां पे ना, हमारे पास यहाँ पे ना ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं ना, ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं ना, तो हमारे पास सर देखो, आपके पास ईएमएफ है ना, ऐसे ऐसे हो सकता है कि फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग कहां पे रख देता हूं, फील्ड वाइंडिंग को मैं रोटर पे रख देता हूं, और आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग को कहां पे रख देता हूं मेरे भाई, आर्मेचर वाइंडिंग, इसको कहां पे रख देता हूं, इसको रख देता हूं स्टेटर पे। कहां पे? स्टेटर पे। कहां पे? स्टेटर पे। बहुत बढ़िया बात, क्लियर। सर देखो, अगर आप फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखते हो और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखते हो, एक कंडीशन ये हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है ना सर कि फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेटर, कहां पे? ऑन स्टेटर, और आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे? ऑन रोटर, ऑन रोटर, क्लियर। ये भी कर सकते हो। अब मेरे को ये बताओ, ये केस कहां का है, जल्दी बताओ कहां का है ये केस, जल्दी बताओ सारे बच्चे, फटाफट मुझे बताइएगा, ये केस कहां का है, कहां का है ये केस, जल्दी बताइएगा सारे बच्चे, दिमाग तो वर्क कर रहा है ना आप लोगों का। यस सर, आपकी फील्ड वाइंडिंग अगर
स्टेटर पे होती है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होती है, तो शायद ऐसा कभी ना कभी हमने पढ़ाया था कि सर दिस केस ऑफ डीसी मशीन। ओके, तो ये डीसी मशीन का केस है मेरे भाई। किसका केस है? डीसी मशीन का। बात समझ में आ गया? ये डीसी मशीन है। और सर अगर आप फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखते हो और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखते हो, तो ये सिंक्रोनस मशीन का केस है। किसका? सिंक्रोनस मशीन का केस है। तो ऐसा हमको करना पड़ता है। अब यहां पे दिमाग में एक डाउट आता है, क्या मेरे भाई आप सिंक्रोनस मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रख रहे हो और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रख रहे हो, क्या आप रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग नहीं रख सकते हो इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन? फील्ड वाइंडिंग हो क्या स्टेटर पे नहीं रख सकते हो? फटाफट मुझे बताइएगा, क्या आप इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे नहीं रख सकते हो? क्या आपके पास फील्ड वाइंडिंग क्या स्टेटर पे नहीं रख सकते हो? इसका आंसर सारे बच्चे मुझे दीजिएगा, फटाफट बताइए। रख सकते हो नहीं रख सकते हो? बस मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन ये है, यस या नो, यस या नो, इसी में मेरे को आंसर चाहिए। यस सर, हमारे पास है ना, हम रोटर पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पे रख सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग को हम स्टेटर पे रख सकते हैं, बट हम नहीं रखते हैं। हम रख सकते हैं बट नहीं रखते हैं। इसका रीजन क्या है? इकोनॉमिक, बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा हेवी। उसके बारे में अभी पॉइंट बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, इंटरव्यू अगर आपसे कोई इंटरव्यू वाला पूछ ले कि क्या आप आर्मेचर वाइंडिंग को इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन रोटर पे नहीं रख सकते हो, तो आपका आंसर होगा कि यस सर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट वो क्या है ना सर, कि थोड़ा कॉस्टली हो जाता है कहीं चीज़ों को लेके, और थोड़ा हेवी हो जाता है, इसलिए हम नहीं रखते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर के बाद चर्चा करूंगा, लेकिन रख सकते हैं। लेकिन जो ये आपके पास है ना, ये जो कंडीशन है, ये प्रीफेबल कंडीशन है। ये हम क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। ये हमारे पास प्रीफर करते हैं, और ये डीसी मशीन में ये हमारे पास प्रीफर करते हैं, प्रीफर करते हैं। प्रीफरेबल कंडीशंस हमारे पास यही है। हम प्रीफर ये नहीं करते कि आर्मेचर वाइंडिंग आपकी रोटर पे हो और आपकी फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे हो इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ये हम प्रीफर नहीं करते हैं। हमारा प्रीफरेबल कंडीशन ओनली ये होता है। लेकिन रखने में रख सकते हैं, क्यों नहीं रखते हैं उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब देखो, यहां पे इसका प्रीफरेबल कंडीशन, तो आपको यही याद रखना है कि इसका प्रीफरेबल कंडीशंस क्या है, इसका प्रीफरेबल कंडीशंस क्या है। अब अगली बात हमारे पास यहां पे ये भी आती है कि सर हमारे पास कभी कभी हमने बोला था कि सर डीसी मशीन जो होती है ना, इक्वल्स टू हमारे पास ऐसा कभी हमने पढ़ाया था कि सिंक्रोनस मशीन प्लस कॉम्यूटेटर होता है। पढ़ाया था ना कभी तो, कि सर अगर कॉम्यूटेटर को अगर हम रिमूव कर दें तो आपका डीसी मशीन ही सिंक्रोनस मशीन बन जाएगा। बात समझ में आया? कि सर अगर हम कॉम्यूटेटर को रिमूव कर दें तो आप बोल दोगे कि सर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही डीसी मशीन ही सिंक्रोनस मशीन हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो, यहां पे नोट कर लो इसको, ठीक है। तो सर इफ इफ कॉम्यूटेटर रिमूव कॉम्यूटेटर रिमूव देन डीसी मशीन behave like सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन की तरह ये बिहेव करने लग जाएगी। अब हमारे पास सर एक बात पे थोड़ा फोकस करिएगा। आप अगर थोड़ा सा डीसी मशीन पे जाओगे, डीसी मशीन पे जाओगे और आप सिंक्रोनस मशीन पे जाओगे, ठीक है, तो सर देखो, डीसी मशीन में आपने फोकस किया था कि सर ये आपके पास ये पोल थे स्टेटर के, ओके, ये आपके पास नॉर्थ एंड साउथ आपके पास ये पोल थे, ओके, और सर यहां से यहां पे आपके पास आर्मेचर कंडक्टर था। आपने देखा था सर यहां पे आपने कॉम्यूटेटर लगाया था, याद आ रहा है कुछ? दिस इज अ कॉम्यूटेटर जो कि कंडक्टर के साथ घूमता है।
कॉम्यूटेटर। सर देखिएगा इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, ब्रशेस होता है। ये ब्रशेस होता है। सर देखिएगा कि हमारे पास इसके बाद आपको जो भी लोड लगाना है वो लोड लगा दीजिएगा आपको, ठीक है, ये आपका लोड हो जाता था, ठीक है। अब देखिएगा सर हमारे पास अगर मैं सिंक्रोनस मशीन की मैं बात करूं, ओके, जब आप सिंक्रोनस मशीन को डीसी मशीन बनाना चाहते हो, डीसी मशीन को सिंक्रोनस मशीन बनाना चाहते हो, तो सर देखिएगा हमारे पास यहां पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब आप क्या कर रहे हो, डीसी मशीन को सिंक्रोनस मशीन बना रहे हो, तो सर अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटर हटाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां से कॉम्यूटेटर हटा देता हूं। ये जो कॉम्यूटेटर है, यहां पे कॉम्यूटेटर तो घूमता है ना कंडक्टर के साथ, तो उसकी जगह पे मेरे को एक चीज बिठानी पड़ेगी, और वो चीज क्या होगी, जिसका नाम होगा स्लिप रिंग। क्या होगा बेटा, स्लीपर रिंग, स्लीपर रिंग, ठीक है। अब ये स्लिप रिंग हमारे पास हो गई, क्योंकि ये भी घूमती है कंडक्टर के साथ, नहीं तो भाई साहब तार वाल सब उलझ जाएंगे वहां पे। ओके, करंट कैसे वहां से निकाल पाओगे ब्रशेस के थ्रू, तो आपको स्लिप रिंग लगाना जरूरी होता है वहां पे, तो घूमती रहे। तो हमारे पास देखिए इसके ऊपर आपका ब्रशेस हो गया, ये ब्रशेस हो गया। तो हमारे पास ये लोड इधर जो भी लगाना है वो लगा दिया। अब देखिएगा सर हमारे पास इन दोनों में देखिएगा, बस आपको डीसी मशीन को अगर सिंक्रोनस मशीन बनाना है तो कम्यूटेटर को रिमूव कर दिया, कम्यूटेटर की जगह हमने स्लिप रिंग लगा दिया। अब ये स्लिप रिंग क्या है यार, देखो कम्यूटेटर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता था। ओके, आपके पास ये जनरेटर है, तो यहाँ पे अगर एसी जनरेट हुआ तो इस एसी को हमारे पास डीसी मशीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डीसी आएगा, तो ये कम्यूटेटर कन्वर्ट कर देगा उसको डीसी में। बात समझ में आया। लेकिन सर यहाँ पे अगर आप स्लिप रिंग की बात करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास एसी जनरेट हुआ ना, तो वो एसी मिलेगा आपको यहाँ पे। बात समझ में आया, एसी आपको जनरेट कर होके आपको यहाँ पे लोड पे मिल जाएगा, और आपकी डीसी मशीन ही आपकी एसी मशीन हो जाएगी। अब सर देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, हमारे पास जो स्लिप रिंग है ये भी कंडक्टर के साथ घूमता है, क्योंकि उसके ऊपर वायर लगे रहते हैं मेरे भाई। अगर वायर आप इन दोनों वायर को पकड़ के डायरेक्टली मशीन को घुमाओगे तो वायर टूट नहीं जाएंगे क्या, थोड़ी देर में टूट जाएंगे। इसलिए स्लिप रिंग को ऊपर लगाया जाता है कि टूटे ना, तो उसको लगा के वो घूमती रहती है और उसके ऊपर टच कर दिया जाता है वायर, और ब्रश से थ्रू आप करंट को निकाल लेते हो। तो सर हमारे पास स्लिप रिंग इसलिए हमने लगा रखा है। अब यहाँ पे देखो दो स्लिप रिंग आपकी लग रही है, ओके। अब ये स्लिप रिंग जो बनी होती है ना, किसकी बनी होती है, मेड ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज, फॉस्फोरस ब्रोंज, नाम याद रखना, पूछता है एग्जाम। किसकी बनी होती है, फॉस्फोरस ब्रोंज की ये बनी होती है। तो किसकी बनी होती है ये पूछता है। कॉम्यूटेटर आपका हार्ड हार्ड आपके पास कॉपर से बना होता है, दिस इज मेड ऑफ आपके पास फॉस्फोरस ब्रोंज से आपके पास बनी होती है। इतनी बात आपने समझ लिया। अब देखो सर हमारे पास है ना सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे तो सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे। सर इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, तो सुनो कि सर हमारे पास सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर का जो पार्ट है ना, स्टेटर का जो पार्ट है, कौन है स्टेटर पे, याद हो गया होगा अब तो, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। अगर स्टेटर पे आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है तो ये आर्मेचर वाइंडिंग करती क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग आपके पास हाई पावर को डेवलपमेंट करती है। आपके पास आप बोलोगे दिस इज हाई पावर, क्या सर, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्यों, ग्रेफाइट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज भी हो सकता है, और जो उसका मटेरियल है बनाने का, जरूरी नहीं है कि आप फॉस्फोरस ब्रॉन्ज ही लिखो, ग्रेफाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिएगा हमारे पास यहाँ पे देखिएगा स्टेटर जो बना होता है ये आपके पास दिस सॉरी स्टेटर होता है, उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और आपके पास वो हाई पावर को डेवलपमेंट कर सकता है। वाई सर स्टेटर पे है, बाहर का पार्ट है, जितने चाहो उतने कंडक्टर रख सकते हो, जितना पावर आपको डेवलपमेंट करना उतना कर सकते हो, जितनी वाइंडिंग आपको बढ़ाना है उतनी आप बढ़ा सकते हो, हाई पावर आप डेवलपमेंट कर सकते हो इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ओके, हाई पावर डेवलपमेंट।
बढ़िया बात है सर। अब सर देखिएगा क्या हो गया आपके पास एसी के लिए। अब देखो रोटर जो होगी आपके पास, अगर आप यहां पे, और ये आपके पास सिंक्रोन मशीन का केस हो गया, तो सर देखिएगा अगर मैं रोटर पे, अगर मैं रोटर पे मेरे भाई फील्ड वाइंडिंग रखता हूं, अगर रोटर पे मैं आर्मेचर वाइंडिंग रखता हूं, सॉरी, रोटर पे मैं आर्मेचर वाइंडिंग रखता हूं, तो कहां पे रखते हो ये, इन केस ऑफ अ डीसी मशीन। अगर डीसी मशीन में आप यू रखते हो तो वहां पे पावर कितना डेवलपमेंट होता है, हाई या लो, तो आप बोलते हो सर लो पावर डेवलपमेंट। क्या होता है, लो पावर डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता इन केस ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन। और ये एसी मशीन मतलब आपके पास सिंक्रोनस मशीन। देखो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि सर आपको अगर हाई पावर का डेवलपमेंट करना है तो आर्मेचर को स्टेटर पे रखिएगा, अगर आपको लो पावर का डेवलपमेंट करना है तो आर्मेचर को आप रोटर पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए आप यहां से एक पॉइंट और निकल जाता है कि सर डीसी मशीन ओनली फॉर लो पावर एप्लीकेशंस, ओके, बट सिंक्रोनस मशीन ओनली फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस। तो यहां पे लिख सकते हो ना, डीसी मशीन यूज, डीसी मशीन यूज्ड ओनली फॉर, ओनली फॉर लो पावर एप्लीकेशन, लो पावर एप्लीकेशन। ओके, ओके। अगली बात करें हमारे पास यहां पे, डीसी मशीन यूज फॉर लो पावर एप्लीकेशन बट सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन यूज्ड फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। ये भी बात समझ में आ गया कि हाई पावर के लिए क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि सर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे है। अब हमारे पास यहां पे ना दिमाग में एक डाउट आ गया, सर अभी अभी आपने एक बात बोली कि सर आपने बोला कि प्रीफेबल कंडीशन सिंक्रोनस मशीन के अंदर यह है कि आर्मेचर वाइंडिंग आपकी स्टेटर पे होगी जबकि आपके पास फील्ड वाइंडिंग आपकी रोटर पे होगी, दिस इज अ प्रीफेबल कंडीशन। लेकिन आपने साथ ही साथ में यह भी बोला था कि अगर इंटरव्यूअर आपसे यह पूछ ले क्या आप उसे आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, तो सर आपने बोला था रख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रखते हैं, उन चीजों के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो अब यहां पे हेडिंग डालोगे आप, एडवांटेज, 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 एडवांटेज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। देखो समझने की कोशिश करना, सर देखिएगा देखिएगा हमारे पास ये स्टेटर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज स्टेटर एंड अंदर जो भी पार्ट होगा दिस ए पार्ट ऑफ रोटर। ओके, तो ये सेल एंड पोल टाइप का रोटर होता है, रोटर के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, अभी वेट करिए, अभी सिर्फ मैं रोटर बना देता हूँ। ठीक है, अभी जो आपके पास आप करना क्या चाहते हो सर, रोटर पे हम आर्मेचर वाइंडिंग रखना चाहते हैं, बढ़िया बात है सर। ठीक है, पहले हमारे पास स्टेटर पे था, अब हमारे पास क्या कहाँ पे रखना चाहते हैं, रोटर पे। अगर मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, दो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी।
देखिएगा, अब देखिएगा कि हमारे पास यहां पे हम बात कर लेते हैं कि यहां पे आपके पास जो ये स्टेटर है ना, यहां पे आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है। कौन है स्टेटर पे? आर्मेचर। अगर स्टेटर पे आर्मेचर है तो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होगी, तो रोटर पे आपकी फील्ड वाइंडिंग बिठा दी, तो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होगी तो आपके पास डीसी होगा, डीसी दिया होगा आपने, प्लस माइनस आपने डीसी दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आर्मेचर के कंडक्टर होंगे तो आपके पास एसी होगी, तो एसी होगी तो 3 टर्मिनल होंगे आपके पास, आर वाई बी, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि स्टेटर पे हम फील्ड वाइंडिंग को लेके आ गए, क्या लेके आ गए? फील्ड वाइंडिंग को लेके आ गए, और रोटर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग को पुटअप कर दिया। अगर इस रोटर पे मैं इस आर्मेचर वाइंडिंग को पुटअप करूंगा तो ये 3 टर्मिनल रोटर पे चले जाएंगे। ओके, देखो ये 3 टर्मिनल आपके रोटर पे चले गए, आर वाई बी। ओके, और स्टेटर पे आपके 2 टर्मिनल आ गए, 1 2, ठीक है। चलो अब बड़े ध्यान से सुनो, अभी अभी आपको एक चीज बोली थी हमने, यहां पे समझने की कोशिश करना। यहां पे हमने बोली थी कि आपके पास जो ये स्लिप रिंग आता ना, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग इज अ पार्ट ऑफ रोटर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेटर। स्लिप रिंग इज अ पार्ट ऑफ रोटर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेटर। आप डायरेक्टली स्टेटर से पावर को निकाल सकते हो, वहां पे आपको कोई स्लिप रिंग की जरूरत नहीं होती है। बट अगर रोटर से आपको पावर को निकालना है तो वहां पे आपको स्लिप रिंग की जरूरत होती है। हमेशा रोटर के साथ ही होता है आपका स्लिप रिंग, तो हमेशा याद रखो। यहां पे लिख देता हूं भले मैं इस चीज को, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग is part of rotor, rotor. This is not part of stator, this is a not a part of stator। स्टेटर पे कोई स्लिप रिंग की जरूरत नहीं होती आपको, सिर्फ रोटर पे ही आपको जरूरत होती है। तो सर देखिएगा हमारे पास यहां पे अगर मैं बात करता हूं सर सिंक्रोनस, सॉरी, हमारे पास यहां पे जब ये आपके पास ये कंडीशन है तो यहां पे ये 2 स्लिप रिंग लगा होगा, आपका लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ये आपका स्लिप रिंग है, क्योंकि स्टेटर पे तो कोई स्लिप रिंग नहीं है, तो आपके पास ये स्लिप रिंग है। तो आप बताओ यहां पे कितनी स्लिप रिंग की आपको जरूरत पड़ रही है? तो आप बोलो सर यहाँ पे 2 स्लिप रिंग की आपको जरूरत पड़ रही है। लेकिन वही बात अगर मैं इसके केस में करूंगा, कितने स्लिप रिंग की आपको जरूरत पड़ी? तो सर रोटर पे आपको 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ी, तो आप बोलोगे स्लिप रिंग आपके पास कितनी की जरूरत पड़ी? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 स्लिप रिंग की हमारे को जरूरत पड़ी। देखो स्टेटर पे यहाँ पे भी कोई स्लिप रिंग नहीं था, स्टेटर पे यहाँ पे कोई स्लिप रिंग नहीं होगा, मैंने पहले लिख दिया है कि स्लिप रिंग इज अ पार्ट ऑफ रोटर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेटर। ओके, आप स्टेटर से डायरेक्टली पावर को निकाल सकते हो, आपको स्लिप रिंग की जरूरत नहीं होती है। बट अगर रोटर से निकालना है तो वहां पे आपको स्लिप रिंग की आपको जरूरत पड़ती है। देखो आपके पास इन दोनों डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि सर स्लिप रिंग की तो बात है ना सर, छोटी सी तो बात है, स्लिप रिंग ही तो है ना सर। आपको ये डायग्राम में ना सिर्फ इतना सा बॉक्स दिख रहा होगा। मेरे भाई एक स्लिप रिंग को लगाना, उसको मशीन के लिए डाइजेस्ट कराना इतना आसान नहीं होता है। आपको सिर्फ देखने में लग रहा है कि सर एक स्लिप रिंग ही तो इधर ज्यादा लगी है, ना मेरे भाई ना। एक स्लिप रिंग लगाना मतलब बहुत बड़ा कॉस्टली, और बहुत वेट बढ़ा देना, बहुत सारी चीजें में टेम्परेचर बढ़ा देना, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं एक स्लिप रिंग बढ़ने की वजह से। तो आपको यहां पे भी देखने को मिल रहा होगा, दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो सर देखो आपके पास ये वाला पार्ट आपको कॉस्टली लगा कि नहीं लगा कंपेयर टू दिस? अगर आप न्यूट्रल भी एक लगा दो ना, न्यूट्रल भी, तो न्यूट्रल भी लगाने के बाद तो एक और स्लिप रंग आपको पास लग जाएगा, एक और लग जाएगा, दिस इज न्यूट्रल। अगर आपके पास यहां पे न्यूट्रल होगा तो विद न्यूट्रल, विद न्यूट्रल 4 स्लिप रिंग रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। क्लियर कि अगर आपके पास न्यूट्रल आ गया तो 4 स्लिप रिंग की आपको जरूरत पड़ जाएगी। तो मेरे भाई मैं बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर हम इसीलिए रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग पुटअप नहीं करते, क्योंकि दिस इज नॉट इकोनॉमिकल। वाई इज नॉट इकोनॉमिकल? बिकॉज 3 to 4 स्लिप रिंग आर रिक्वायर्ड ऑन रोटर।
बात क्लियर? तो आप बोलोगे कि इसका एडवांटेज क्या है, तो आप बोलोगे सर पहली बात तो इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इतना सस्ता नहीं है मेरे भाई, एंड एफिशिएंट। ओके, सेकंड बात, इफ फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर, फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर एंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर, then toe slip ring required on rotor, okay, but not stator, ये भी याद रखना। अगर दूसरी बात मैं कर देता हूं यहां पे कि सर if field winding on stator and armature winding on rotor, then minimum 3 slip ring required, maximum 4 slip ring are required। okay, तो आप बोल सकते हो कि if field winding on stator and armature winding on rotor, then minimum 3 slip ring required, minimum 3 slip ring required, and maximum क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, मैक्सिमम 4 स्लिप रिंग required, then use of neutral on rotor। ओके, तो आप बोल दोगे सर अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि जब आप आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे करोगे तब कितनी मिनिमम स्लिप रिंग की रिक्वायर्ड है, 3, मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, 4। अगर आपकी नॉर्मल केस के अंदर आपका फील्ड वाइंडिंग रोटर पे है और आर्मेचर वाइंडिंग आपकी स्टेटर पे है, तो कितनी स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट है, आपका आंसर होगा सर 2। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसीलिए आप आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे प्रिफर नहीं करते हो। ओके, सो यहां पे आगे लगा के लिख सकते हो, सो डू नॉट प्रीफर आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर। क्लियर? चलो, डू नॉट प्रीफर आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है। अगर मैं अगली बात करता हूं, अगली बात मैं यहां पे कर देता हूं कि सर देखो ये हमारे पास प्रीफेबल कंडीशन है ना, दिस इज प्रीफेबल कंडीशन, प्रीफर कंडीशन, और दिस इज नॉट प्रीफर कंडीशन। ये कौन सी है? नॉट प्रीफर कंडीशन। देखो, इस प्रीफर कंडीशन में स्टेटर पे आपका आर्मेचर है, आप जितने चाहो, जितनी मर्जी चाहो स्टेटर पे आप आर्मेचर बढ़ा सकते हो, और जितनी पावर आपको बढ़ाना है, जितनी पावर आपको डेवलप करना है, उतनी पावर आप डेवलप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन क्या जितना आसान आर्मेचर कंडक्टर को स्टेटर पे पुट करना है, क्या उतना आसान इस रोटर पे पुट करना होगा आर्मेचर कंडक्टर को? आप बोलोगे नहीं सर, स्टेटर पे तो आपको जितना पावर चाहिए उतना आपको चाहिए, उतने आर्मेचर कंडक्टर स्टेटर पे आप लगा सकते हो, बट उतना आसान रोटर पे आर्मेचर कंडक्टर को रखना नहीं है।
अगर आपने गलती से रख भी दिया तो आप खुद सोचिए, रोटर का वेट बढ़ जाएगा, रोटर का वेट बढ़ जाएगा। अंदर आप मैक्सिमम पावर डेवलप करना चाहते हो तो अंदर हीटिंग बढ़ जाएगा। तो आप खुद सोचिएगा, हीटिंग बढ़ रहा है, ओके, कॉस्ट तो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा, मशीन आपकी हेवी हो रही है, क्या पता कब ब्रेक कर जाए, अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना सर, इतना इजी नहीं है यहां पे आर्मेचर कंडक्टर को रोटर पे पुटअप करना, ओके। तो आप बोल सकते हो कि इसके केस में आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी, मशीन आपकी ठंडी रहेगी, बट इसके केस में अगर ऐसा करने की कोशिश की तो आप बोलोगे सर मशीन आपकी कूल नहीं रहेगी, मशीन आपकी गर्म हो सकती है। बात क्लियर? तो आप बोल सकते हो, आप अगला पॉइंट क्या बोल सकते हो, ओके। एक तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि सर एक तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास एफिशिएंट कूलिंग मिल जाती है, अच्छी कूल रहती है मशीन, एफिशिएंट कूलिंग, एफिशिएंट कूलिंग, एफिशिएंट कूलिंग। बात क्लियर हो गया? अब देखो हमारे पास यहां पे अगला पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ a large number of conductor, large number of conductor, armature conductor, armature conductor, armature conductor be accumulated on stator, okay, on stator easily, but uh, on rotor not easy। बात क्लियर? अगला पॉइंट लिख सकते हो कि सर हमारे पास अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप बोलोगे सर आपको आर्मेचर कंडक्टर अगर रोटर पे रखना है तो आपको मशीन के अंदर का स्पेस भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ओके, मशीन के अंदर का स्पेस भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप बोलोगे कि सर मशीन स्पेस मोर रिक्वायरमेंट, ओके, if okay, if armature conductor inside the rotor, inside the मशीन लिख देता हूं, है ना, inside the मशीन, मतलब ब्रैकेट में रोटर लिख देना, rotor, then more space required, okay, and heating increase, temperature of machine are increase। बात समझ में आया कि सर इतनी सारे फॉल्ट और इतनी सारी चीजें हो जाएगी अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो। और आप स्टेटर से जितना पावर चाहते हो उतने आप आर्मेचर के कंडक्टर आप स्टेटर पे रख सकते हो, बट रोटर पे इतना आसान नहीं होगा, ओके। बात समझ में आया? तो मैंने आर्मेचर कंडक्टर के यहां पे कंडीशंस बताई, एडवांटेज बताया, और इसके थ्योरेटिकल में जो जो चीजें आपको समझने की थी वो मैंने आपको पूरी समझा दी। क्वेश्चंस आपका इन्हीं से रहने वाला है। तो आप ये बताइएगा, आज का सेशन अपन इतना ही रखेंगे क्योंकि कल मेरे को इसका रोटर का कंस्ट्रक्शन बताना है, ओके। तो ये एक पार्ट है सिंक्रोनस मशीन का। तो आप सब लोगों को समझ में आया? एक बार सारे बच्चे बताइएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई या नहीं बैठी है, फटाफट बताइएगा। फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड अप करता हूं।
ठीक है, तो चलेगा। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा और डीसी मशीन के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। मैंने बोला था ना पीवाईक्यू सब कुछ लगा लीजिएगा। एक कंप्लीट हो गया ना, अब सिंक्रोनस मशीन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 10 डेज तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 डेज। ओके, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला सिंक्रोनस मशीन में। ओके, जो लगना था वो उन मशीनों में लगता है, इसमें नहीं लगेगा, और इतना ही आपके पास इंडक्शन मशीन में लगेगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।